अब हम बात करते हैं विभिन्न प्रधानमंत्रियों के दौर में भारत की विदेश नीति का विकास कैसे हुआ। तो इसमें सबसे पहले आता है पंडित नेहरू के काल की विदेश नीति। इनका कार्यकाल 1947 से 1964 17 साल तक रहा। तो पूर्व में भी अपन ने जाना कि नेहरू जी का व्यक्तित्व है, उसके कारण भी भारत की विदेश नीति का निर्धारण हुआ और आरंभिक 17 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण थे। इन्हीं के दौर में एफ्रो एशियाई राष्ट्रों यानी अफ्रीकी और एशियाई, ये सब क्या है, ये पोस्ट कॉलोनियल स्टेट थे सारे। उत्तर उपनिवेशवादी राष्ट्र, यानी ये कभी न कभी किसी न किसी समय यूरोपीय शक्तियों के उपनिवेश बने रहे, पराधीन रहे। तो विश्व के दो ध्रुवों को हम जिस रूप में पहचानते हैं, एक वो जो ज्यादातर साउदर्न हेमिस्फीयर में है, उनमें अफ्रीकन कंटिनेंट, एशियन कंटिनेंट के अलावा लैटिन अमेरिकन यानी साउथ अमेरिका। तो ये तीन बड़े भूभाग हैं जिनको हम मोटा मोटी उत्तर उपनिवेशवादी राष्ट्रों के रूप में पहचानते हैं। पंडित नेहरू ने एफ्रो एशियाई यूनिटी की बात करी। इन नवोदित राष्ट्रों के लीडर के रूप में भारत को एस्टेब्लिश किया आजादी के बाद। इसीलिए एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ और उसके बाद 1955 के बाद 1961 में नाम की स्थापना हो पाई नेहरू, नासिर और टीटो इनके द्वारा। और जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट विश्व के सैन्य गुटों के रूप में बंटने का विरोध करता है और एक तरीके से इनके मध्य बफर का काम करता है, तटस्थ राष्ट्र का काम करता है, ताकि वो ध्रुवीकरण की राजनीति से विश्व में विश्व युद्ध जैसे हालात नहीं हो जाए। इनकी संख्या निरंतर बढ़ती गई और पंडित नेहरू ने भारत को एक नवोदित राष्ट्रों के नेता के रूप में एस्टेब्लिश कर लिया। आजादी के बाद सबसे बड़ी समस्या आई भारत को 1948 में कबायली आक्रमण। इससे पहले थोड़ा संक्षेप में भारत और पाकिस्तान के विभाजन का मूल जो था वो था द्विराष्ट्रवाद। जिन्ना द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रस्तुत द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत, जिसका मूल ये था कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग सभ्यताएं हैं, अलग अलग धर्म हैं। भारत में यदि लोकतंत्र की स्थापना होती है तो बहुमत का शासन होगा। बहुमत में भारत में हिंदू हैं, अतः मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा। मुस्लिम इस लोकतांत्रिक राष्ट्र में और अल्पसंख्यक बनकर जिएंगे। इस कारण जिन्ना ने सांप्रदायिक वातावरण बना लिया। उसके कारण भारत का विभाजन हुआ। भारत के विभाजन के साथ ही सांप्रदायिकता की इस आग के कारण धीरे धीरे सबसे पहली समस्या आई, वो यही थी कश्मीर। तो पाकिस्तान को लगा कि कश्मीर पर यदि आक्रमण किया जाता है तो चूंकि कश्मीर की बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम है तो उसे हटियाया जा सकता है। परंतु इस 1948
1948 में कबायली आक्रमण को विफल कर दिया गया। तो सर्वप्रथम नेहरू जी के समय भारत और पाकिस्तान के बीच में 1948 में वार होता है। नेहरू जी के ही समय में जब गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की स्थापना हो जाती है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, तो नवोदित राष्ट्रों के, अफ्रो एशियाई देशों के और खासकर एशिया के लीडर के रूप में इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट को चीन स्वीकार नहीं करता था। चीन इस आम धारणा को स्वीकार नहीं कर सकता था क्योंकि चीन का आकार बड़ा था। तो इस चीज को झुटलाने के लिए अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पे आक्रमण कर दिया और नवंबर 1 माह के पश्चात ही उसने अपनी तरफ से युद्ध विराम भी घोषित कर दिया। इस आक्रमण का मूल ध्येय यही था कि भारत कोई एशियाई शक्ति नहीं है, एशियाई महाद्वीप में एक ही शक्ति है और वो शक्ति है चीन। इस आक्रमण के बाद गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की ये जो पहल थी, इसको आघात पहुंचा। भारत अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर पाया, भारत को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इस काल में, नेहरू जी के काल में, जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो एक चीन की चुनौती, जिनसे 1954 में पंचशील का समझौता हो चुका था। नेहरू जी को इस चीज का विश्वास वो नहीं कर पाए कि चीन कभी ऐसा कर सकता है, परंतु इस शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति को या इस पंचशील पैक्ट को चीन ने मन से स्वीकार नहीं किया। और उसका एक कारण और भी है, तिब्बत समस्या। तिब्बत को भारत सपोर्ट करता था, चीन ये नहीं चाहता था कि तिब्बत को भारत सपोर्ट करे। धर्मशाला में उनकी निर्वासित सरकार रह रही थी, इस कारण भी चीन और भारत के बीच ये युद्ध, एक तरफा युद्ध हुआ। एक तरफा इस रूप में कि इन्होंने ही इसको शुरू किया और चीन ने ही इसको अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया। इसके बाद अगले प्रधानमंत्री हैं कुछ समय के लिए लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में भारत को 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध का सामना करना पड़ा। भारत और पाकिस्तान के बीच इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त कर ली, परंतु ताशकंद में जनवरी 1966 में जो समझौता हुआ, उसमें जिस समय यह युद्ध, इस युद्ध की घोषणा हुई, उससे पहले ही पाकिस्तान की आर्मी भारत की टेरिटरी में आ चुकी थी। तो और युद्ध के पश्चात पाकिस्तान के काफी हिस्से को इंडिया ने ऑक्यूपाई कर लिया था, परंतु ताशकंद पैक्ट में यह निर्धारित हुआ कि जिस डेट में युद्ध घोषित होता है उस डेट से ये उनकी सीमाएं हैं वो मान ली जाए। और इस चीज के कारण भारत युद्ध के मैदान में जीतते हुए भी कागज के मैदान में हार गया। इस सदमे को
शास्त्री जी सहन नहीं कर पाए और हृदयाघात से वहीं ताशकंद में ही उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अगले प्रधानमंत्री हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। इन्होंने 1974 में पोखरण में न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट करवा के भारत को एक परमाणु शक्ति बनाया। इससे पहले 1971 में फिर एक बार पाकिस्तान के हवाई आक्रमण के बदले में भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ और इस युद्ध में 16 दिसंबर 1971 को भारत की विजय हुई, जिसमें 95,000 सैनिकों ने, जो पाकिस्तानी सैनिक थे, उन्होंने भारत को सरेंडर किया, जो हिस्टोरिकल सरेंडर माना जाता है। इसके कारण इंदिरा गांधी को भारत का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर भी माना जाता है। इसके साथ ही इंदिरा के काल में जो महत्वपूर्ण बात हुई वो हुई, उन्होंने 1971 में जब ये पाकिस्तान के साथ युद्ध किया तो इससे पूर्व उनको इस हालात का पता था, क्योंकि उस समय भारत के प्रधानमंत्री लगातार रो के संपर्क में थी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इनसे भारत को लगातार ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि ये जो था, इसको हम बोलते हैं आज पश्चिमी पाकिस्तान, और ये पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश बोलते हैं। तो ये पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, पाकिस्तान दो भागों में विभक्त था। मुक्ति वाहिनी के आंदोलन से पूर्वी पाकिस्तान में ऐसे हालात बन गए कि पश्चिमी पाकिस्तान की जो जनसंख्या थी, पश्चिमी पाकिस्तान के जो लोग थे और पाकिस्तान पे जो पूर्ण कब्जा था, तो ये लोग धार्मिक रूप से आज के बांग्लादेश के लोगों से अपने आप को एथनिक रूप से अलग मानते थे, और परंतु दोनों ही इलाकों में वेस्ट पाकिस्तान का डोमिनेंस था। मुक्ति वाहिनी से मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में मुक्ति वाहिनी का गठन हुआ बांग्लादेश में, और मुक्ति वाहिनी को भारत ने अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट किया। पश्चिमी, इसका कारण ये था कि ये बांग्लादेश में युद्ध के हालात हो गए थे पूर्वी पाकिस्तान में, और पूर्वी पाकिस्तान में युद्ध के हालात बनने से असम में चकमा शरणार्थी हैं, उनकी संख्या बढ़ गई। भारत ने पाकिस्तान को इस बारे में चेताया भी। तो युद्ध के हालात होने से यहाँ के लोग हैं, वो शरणार्थी हैं, वो भारत में माइग्रेट कर गए। माइग्रेटर्स की संख्या बढ़ने से युद्ध के हालात हुए, और एक समय पश्चात पाकिस्तान ने हवाई हमले किए भारत में। तो इंदिरा गांधी ने उसका पूरा जवाब दिया, और 1971 के युद्ध में यहां पे इनको फुली सरेंडर करना पड़ा, पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले मैंने बताया था, परमाणु शक्ति के रूप में पोखरण में विस्फोट जो है, उससे भारत का न्यूक्लियर पावर के रूप में एस्टेब्लिशमेंट हुआ। ये दो बड़ी चीजें इंदिरा गांधी के समय में हुई। इसके पहले पाकिस्तान से युद्ध की आशंका और पाकिस्तान का पूंजीवादी धड़े से मिल जाना, इसको देखते हुए इंदिरा ने अमेरिका के जहाजी बेड़े का उनको पूर्वानुमान था। तो इसलिए 1971 में
यूएसएसआर से इन्होंने पैक्ट कर लिया, भारत सोवियत मैत्री संधि। इसके कारण विश्लेषक मानते हैं कि भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को त्याग कर दिया। वस्तुतः परिवर्तित परिस्थितियों में जब चीन से 1962 में भारत मात खा चुका था और इधर पूंजीवादी धारा पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, तो इसके इन चीजों को देखते हुए और चकमा शरणार्थी और इन समस्याओं को देखते हुए भारत का यूएसएसआर से भारत सोवियत मैत्री संधि करना गलत नहीं था। राष्ट्रीय हितों के परिदृश्य में देखा जाए तो ये समय की मांग थी, और इसी के कारण जब भारत ने पाकिस्तान पे अटैक किया तो अमेरिका ने अपने 7वां जहाजी बेड़ा है उसको भेजने की घोषणा की। उसी समय यूएसएसआर ने स्टेटमेंट दिया कि यदि वो यूएसए इस युद्ध में इन्वॉल्व होता है तो यूएसएसआर इंडिया का सपोर्ट करेगा। इसके कारण अमेरिका ने अपना जहाजी बेड़ा रोक दिया और उसके कारण पाकिस्तान को समय पर सपोर्ट नहीं मिल पाया और पाकिस्तान को विफलता का मुंह देखना पड़ा। तो इंदिरा की विदेश नीति के ये सबसे बड़े लैंडमार्क्स में आता है भारत बांग्लादेश का पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाना और पूर्वी पाकिस्तान का बांग्लादेश के रूप में, नए राष्ट्र के रूप में उदित होना, और भारत ने उसे सबसे पहले मान्यता दी नए राष्ट्र के रूप में, और शेख मुजीबुर रहमान की सरकार बनी। इसके बाद अगले प्रधानमंत्री आते हैं श्री राजीव गांधी। राजीव गांधी इंदिरा की हत्या के बाद 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या हुई। तब से 1989 तक वास्ट मेजोरिटी वाले प्रधानमंत्री थे, और इनके समय में जो इन्होंने सभी राष्ट्रों के साथ अपने संबंध सुधारने की कोशिश की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वो है शांति सेना जो इन्होंने श्रीलंका में भेजी, पीस कीपिंग फोर्स। श्रीलंका में ऊपर के प्रायद्वीप है, उसका नाम है जाफना, और नीचे है सिहली जो बौद्ध है। ऊपर जाफना में जो रहते हैं वो है तमिल लोग जो 200-300 सालों से वहां रह रहे थे। ये लोग यही तमिलनाडु से यहाँ अंग्रेजों द्वारा चाय और रबर की फसल के लिए ले जाए गए थे। सिंहली लोगों की भाषा, बौद्ध लोगों की भाषा सिंहली है, और यहां से तमिल गए थे, उनकी भाषा है तमिल। श्रीलंका जब आजाद हुआ तो भारत के विपरीत श्रीलंका ने सिंहली को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया। उसके कारण तमिल जो कि बड़ी संख्या में थे वो इग्नोर हो गए, और इन लोगों को नागरिकता का दर्जा भी नहीं मिला। इससे इनके मानवाधिकार और मूल अधिकार संकट में आ गए। धीरे धीरे ये समस्या बढ़ती गई। इन लोगों ने भारत सरकार के माध्यम से वार्ता के प्रयास किए श्रीलंका सरकार से। राजीव गांधी के समय पैक्ट हुआ और तमिल लोगों ने
वहां पे LTTE का गठन हो चुका था, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, यानी तमिल इलाके को स्वतंत्र करने वाली सेना टाइगर, जो प्रभाकरन के नेतृत्व में उस समय काम कर रही थी। तो पीस पैक्ट होने के बाद उसको लागू करने के लिए इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में भेजी गई। परंतु क्या हुआ कि ऐसी परिस्थितियां बनी कि इस पीस कीपिंग फोर्स के द्वारा तमिलों पर अटैक करना एक बाध्यता हो गई भारत की।